प्यारे बच्चों, हम लोग मैकेनिक्स के सेकंड टॉपिक मोशन वन डायमेंशन में जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की आवश्यकता था, तो इंटीग्रेशन इस समय हम लोग सीख रहे हैं। और इंटीग्रेशन इस तरह से सीख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले को अपोजिट करते हम लोग चले जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला मिलता चला जा रहा है। इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन के चूँकि 10 फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं और इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कोई फार्मूला नहीं होता भी है तो उसकी आवश्यकता हम लोग को नहीं है। अब हम लोग को आवश्यकता है फंक्शन ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। जैसे डिफरेंशिएशन में फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, वैसे इसमें भी इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन अब पढ़ना है। अब बड़ा आसान लगेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा और इंटीग्रेशन आज फिनिश हो जाएगा। और जिस तरह से हमने डिफरेंशिएशन पे होमवर्क दिया था, आप लोग उसको सॉल्व कर लिए होंगे। कोई भी क्वेश्चन दिक्कत करेगा उसको आप लोग जरूर पूछिएगा। इसके अलावा इंटीग्रेशन में भी आज फिनिश करके इंटीग्रेशन का भी हम होमवर्क दे देंगे कि इंटीग्रेशन के भी कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने मन से सॉल्व कर लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग में हमेशा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। हम उतना ही डिफरेंशिएशन बता रहे हैं जितना फिजिक्स में यूज होगा। बहुत ज़्यादा मैथ का डिफरेंशिएशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, बाकी जो मैथ स्टूडेंट हैं वो तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, कैलकुलस का पूरा बुक ही पढ़ेंगे, वो तो फिर ब्रॉड पढ़ें और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो उतना डिफरेंशिएशन बता रहे हैं जितना फिजिक्स में यूज होने वाला है। तो नेक्स्ट हेडिंग इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन। एकदम आसान लगेगा क्योंकि ये हेडिंग ऑलरेडी हम लोग डिफरेंशिएशन में भी पढ़े थे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। उसी तरह से यहाँ भी है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, एकदम आसान लगेगा। तो इसको हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 11 करके, क्योंकि 10 फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये फॉर्मूला नंबर 11 जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अब इसको हम मिटाएंगे थोड़ा सा क्योंकि ये बता चुके हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम बताए थे माइनस कॉस एक्स। पेज पलट के देख लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताए हैं माइनस कॉस एक्स। लेकिन हम लोग को जो इंटीग्रेशन पढ़ना है फंक्शन ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ना है। फंक्शन ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन जैसे साइन ओमेगा एक्स dx, देख लो इसका इंटीग्रेशन पढ़ना है। आ रहा समझ में? देख लो ये साइन ओमेगा एक्स एक फंक्शन है और ओमेगा एक्स भी एक फंक्शन है, इसी को t माना जाता है। तो ध्यान दो, साइन ओमेगा एक्स का पहले हम इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन जानते हैं कि माइनस कॉस एक्स होता है। तो क्या लिखेंगे? माइनस कॉस एक्स, नहीं ओमेगा एक्स। ठीक, और डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि इसका ओमेगा एक्स का हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करते थे तो ओमेगा आता था और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ओमेगा एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा, वो ओमेगा से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड होगा। क्यों? इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देख लो ओमेगा से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो कितना आसान हो गया। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो रहा है, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो साइन ओमेगा एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1/, ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स। ठीक है, तो देखो ये इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया उसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड। चाहोगे डायरेक्ट रट लें तो नहीं रट पाओगे,
थोड़ा सा मेथड से याद करो तो देखो सब याद हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब तुम खुद ही बताओगे फॉर्मूला नंबर 12, जो तुम खुद ही बताओगे, इंटीग्रेशन cos ओमेगा एक्स। पहले तुम सोच लो, फिर हम लिखने जा रहे हैं, तुम सोचो खुद ही। cos का इंटीग्रेशन साइन होता है बस, तो क्या हो गया साइन ओमेगा एक्स, और ओमेगा से मल्टीप्लाई की डिवाइड 1 अपान ओमेगा साइन ओमेगा एक्स, है ना आसान। तो ये हो गया 1 अपान ओमेगा साइन ओमेगा एक्स। ठीक है, बस ये ध्यान देना है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है और कास का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये जानना जरूरी है। साइन का इंटीग्रेशन, कास का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कास होता है, कास का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। इसलिए देखो, इसका माइनस कास हो गया, इसका साइन हो गया, और ओमेगा से डिफरेंशिएशन में डिवाइड होता था, यहाँ मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में क्या हो गया डिवाइड हो गया। फॉर्मूला नंबर 13 नंबर फार्मूला, इंटीग्रेशन ई पावर ओमेगा एक्स, ई पावर ओमेगा एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा ई पावर एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल है, तो ई पावर ओमेगा एक्स, और ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा, तो उस ओमेगा से मल्टीप्लाई नहीं, ओमेगा से क्या हो जाएगा डिवाइड। देखे, ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। इसको मिटाते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद से और पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन cos 5x माइनस साइन 4x प्लस ई पावर 3x प्लस 4x प्लस 5। देखो, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमारे इंटीग्रेशन करने के पहले तुम खुद ही करो इंटीग्रेशन बेटा, आप इंटीग्रेशन कीजिए, फिर हम तो कर ही रहे हैं। कर लिया इंटीग्रेशन, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा, दिक्कत एकदम नहीं किया होगा। अभी सीखे हैं आप लोग। इसका हो जाएगा 1 अपान 5 साइन 5x माइनस 1 अपान 4, साइन का होता है माइनस कास, तो माइनस माइनस मिलके प्लस कास 4x प्लस 1 अपान 3 ई पावर 3x प्लस 4, x का हो गया x² 2 प्लस 5 का इंटीग्रेशन 0 ना कह देना, 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 5 का सिखाए हैं, 5 का इंटीग्रेशन डियर 5x। अच्छा, सारा इंटीग्रेशन करने के बाद से लास्ट में एक कांस्टेंट भी लिख सकते हो, प्लस कांस्टेंट भी एक लिख सकते हो। क्यों? कि इस पूरे फंक्शन में 5 के बाद से प्लस एक 0 भी तो है, इसलिए जब हायर इंटीग्रेशन के हायर कांस्टेंट पढ़ते हैं,
या केमिस्ट्री में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। इंटीग्रेशन करने के बाद से एक कांस्टेंट लिखा जाता है, उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ता है इक्वेशन से, तो ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट एक लिखा जा सकता है। तो देखा जाए तो ये आंसर आ गया 1/5 साइन 5x प्लस 1/4 cos 4x प्लस 1/3 e पावर 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x। आ गया आंसर। अपने मन से सॉल्व किए थे तो आंसर आ रहा था, देख लो, कहीं मिस्टेक हुआ तो उसको पता कर लो, देख लो, जानकारी कर लो। बाकी माइनस का प्लस कैसे हो गया समझ में आ रहा है, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन ही माइनस में होता है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। इधर 5 का इंटीग्रेशन 5x हो गया। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिया। अब चलो इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है आगे जब हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन जो डेरिवेशन कराएंगे तो उसमें बिना डेफिनिट इंटीग्रेशन के डेराइव नहीं होगा, और ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो कि कंपटीशन में पूछे गए हैं, जो कि लिमिट लगा करके तब जाके क्वेश्चन क्या होता है सॉल्व होता है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट चलता है। तो क्या हेडिंग हम लोग लिखने वाले हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन। सीखोगे तो मजा आएगा, मन प्रसन्न होगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन सीखने बाद से फिजिक्स और अच्छा लगने लगेगा और फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। Very important, definite integration। क्लियर? इसको बोलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन विद लिमिट, इसको बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद अपर एंड लोअर लिमिट। अपर और लोअर लिमिट के साथ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद अपर एंड लोअर लिमिट। इसमें चूंकि अपर और लोअर लिमिट फिक्स कर दी जाती है इसलिए इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। डेफिनिट उसको कर दिया जाता है, लोअर मतलब यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, वो बोल देगा। जैसे कोई फंक्शन है, कहेगा 0 से 90 डिग्री तक उसका वैल्यू बताओ, तो वो एक डेफिनिट उसका निश्चित वैल्यू कर दिया जाता है। लोअर भी फिक्स कर दिया जाता है सॉरी, और अपर भी फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ भी नया चीज नहीं है, परेशान आप लोग ना होइएगा, अभी बड़ा आसानी से समझ जाएंगे। एकदम वही इंटीग्रेशन है जैसे इंटीग्रेशन आप लोग सीखे हैं, बस लिमिट अप्लाई किया जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया जाता है। ऐसा करने से ये सॉल्व हो जाता है। तो एक फॉर्मूला बताते हैं पहले, कोई अलग से इसमें फॉर्मूला नहीं है। जैसे कोई फंक्शन है, ये फंक्शन f(x) dx, इसका इंटीग्रेशन करने से मान लो ये वैल्यू आ गया। भाई इंटीग्रेट करोगे तो x में ही तो फंक्शन रहेगा, तो इंटीग्रेट करने पे मान लो ये आ गया। अब यहाँ लिख दिया लोअर लिमिट, यहाँ क्या लिख दिया, अपर लिमिट लिख दिया। देखो लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज b, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन विद लिमिट। तो जैसे इंटीग्रेशन करते हैं उसे कर लिया और यहाँ रख दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ लिखते हैं लोअर लिमिट और यहाँ लिखते हैं अपर लिमिट। देख रहे हो,
लोअर लिमिट लिख दिया, अपर लिमिट। अब इसको अप्लाई करते हैं, जिसमें कि ये x जो वेरिएबल है इसके स्थान पर एक बार हम लोग लिखेंगे b और एक बार लिखेंगे a। अब बीच में क्या लगाएंगे? माइनस। इसको बोलते हैं लिमिट अप्लाई करना। सीखो लिमिट अप्लाई करना कैसे करेंगे। देखो जो भी वैल्यू आया, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। देखो f और x के स्थान पे अपर लिमिट b, अपने तरफ से क्या लगाया जाता है? माइनस f और लोअर लिमिट x के स्थान पर a। बस इतनी सी तो बात है। डिफरेंशिएशन में लग रहा था कितना हुआ है डिफरेंशिएशन, एकदम आसान होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन विद अपर एंड लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन विद अपर एंड लोअर लिमिट इसी को कहा जाता है, जिसमें कि देखो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लिए लिमिट के साथ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साथ। इसको हम लोग क्या कर लिए डियर? इंटीग्रेट कर लिए। अपर लिमिट माइनस क्या कर लिया जाता है? लोअर लिमिट। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है। बस सीखो कि डिफरेंशिएशन हर जगह यूज होना है, इंटीग्रेशन तो यूज होना ही है, साथ में लिमिट भी लगाना पड़ेगा। फट से लिमिट लगा दिया जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन जिस मेथड से करना है उसे मेथड से कर लो, जैसा सीखे हो। बस लिमिट क्या करते हैं? अपर लिमिट लगा के माइनस लगा के लोअर लिमिट लगा दिया जाता है, जिसमें लिमिट किस पर अप्लाई किया जाता है? जो वेरिएबल होता है। और एग्जाम्पल बताते हैं, अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। फिर अभी हम पूरे इंटीग्रेशन पे होमवर्क दे देंगे, जब उसको आप लोग अपने मन से करेंगे तो एकदम याद हो जाएगा सब। एग्जाम्पल जैसे इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। यानी cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन लिमिट के साथ। कहाँ से कहाँ? देखो एंगल दिया है ना यहाँ पे, तो एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताओ? cos थीटा का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। कंफ्यूज ना होना कि cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस sin थीटा होता है, नहीं। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है। पेज पलट के देख लो ना, विश्वास हो तो cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin थीटा, ब्रैकेट लगाएंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 डिग्री 90 डिग्री। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, थीटा का स्थान पे एक बार 90 डिग्री और एक बार 0 डिग्री। तो देख लो ये आ गया साइन 90 माइनस साइन 0। साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0 इज इक्वल टू, तुम ही बताओ कितना आ गया आंसर? 1 आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बस जैसे इंटीग्रेशन करते हैं उसे इंटीग्रेट कर लेना है, फिर लिमिट अप्लाई कर देना है। ठीक। और एक और एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 45 डिग्री टू 90 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा 45 डिग्री से 90 डिग्री तक इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस बाहर कर देंगे। कॉस अपर लिमिट 90 माइनस कॉस लोअर लिमिट 45। कॉस 90 का वैल्यू तो 0, कॉस 90 का वैल्यू 0 माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस। देखो ये आंसर आ गया 1/√2। आ रहा समझ में? लिमिट एप्लीकेशन कितना आसान। इंटीग्रेशन कर लिया, लिमिट अप्लाई कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 1 to 2। तो इसमें वेरिएबल देख लो x है, x वेरिएबल है, x का लोअर लिमिट 1 है, x का अपर लिमिट 2 है, x का लोअर लिमिट 1, x का अपर लिमिट 2। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पहले कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपान 3। सोचो इंटीग्रेशन, अरे इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है और जो यहाँ होता है उसी से डिवाइड हो जाता है। यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट 1/3 लिमिट से बाहर हो गया। अब जहाँ x है वहाँ देखो अपर लिमिट 2 हो गया, पावर 3 माइनस लगाएंगे, जहाँ x है वहाँ 1 हो गया, पावर 3 तो आ गया 1/3 और 2 क्यूब का मतलब 8 माइनस 1 क्यूब का मतलब 1 तो आ गया 7/3। 7/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c इंटू एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम x1 to x2। इसका इंटीग्रेशन करना है तो c कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपान 3 लिमिट x1 से x2 ये आ गया c/3 एक्स का स्थान पे अपर लिमिट x2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट x1 का क्यूब। आ गया आंसर। देखो c कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट लगा दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन भी फिनिश हो गया। डिफरेंट इंटीग्रेशन विशेष ध्यान दे देना कैसे होता है, वे होमवर्क दे दे रहे हैं, अपने मन से आप लोग क्वेश्चन कर लेना और होमवर्क पूरा हम नोट करा दे रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व करें। और अगले वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि अब आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। अभी तो हम अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर रहे थे, अब फिजिक्स से रिलेटेड इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पे खूब क्वेश्चन कराएंगे। असाइनमेंट से खूब क्वेश्चन कराया जाएगा। जितना ही क्वेश्चन कराएंगे उतना ही और कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। और तब जाके हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन पे आ जाएंगे, फिर ग्राफ के कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, अंडरग्रेविटी मोशन भी इसी में पढ़ेंगे, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन भी इसी टॉपिक में पढ़ा जाएगा। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, तो होमवर्क ऑन द इंटीग्रेशन पर होमवर्क। डिफरेंशिएशन का जो होमवर्क हमने दिया है, आशा है कि आप लोग जरूर सॉल्व कर लिए होंगे। सॉल्व करना भी चाहिए, वही प्रैक्टिस करना है उसको क्वेश्चन का। अब आज हम ढेर सारे इंटीग्रेशन के भी होमवर्क दे रहे हैं। हम लिखते जाएंगे, देखना तुम खुद ही सॉल्व कर दोगे, मन में सॉल्व करते चले जाओगे। लेकिन एक बार पेन और कॉपी उठाना और सब नोट्स में ये सारे क्वेश्चन लिख लेना, जैसे नोट्स बनाते जा रहे हो, और पहले एक बार रफ पे सॉल्व करके तब जाके फेयर पे सब बढ़िया से आप लोग सॉल्व कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x⁻7 dx, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? x⁻8/8, मन में ही सॉल्व हुआ, देखो x⁻8/8 इंटीग्रेशन हो गया। सेकेंड, इंटीग्रेशन 5x⁴ dx, इसका इंटीग्रेशन 5 बाहर आ जाएगा, x⁵/5 इसका हो जाएगा। देख रहे हो, अपने मन से करना है, हम क्वेश्चन बस लिख रहे हैं, थोड़ा सा हिंट भी कर दे रहे हैं।
जहां अपने मन से डियर सीखोगे बहुत मजा आएगा सब। इंटीग्रेशन 6x पावर 3/2 dx, इंटीग्रेशन 5t क्यूब dt, 5t क्यूब dt। जो फंक्शन t में होगा तो यहां पर dt लिखा जाएगा ना। और 5 नंबर क्वेश्चन, देन क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, एकदम इस होमवर्क से घबराना नहीं है, सब पे जूझना है, सब ट्राई करना है। इंटीग्रेशन 4/3 t क्यूब dt, इंटीग्रेशन √x dx। √x का मतलब x पावर 1/2, तो जब n का वैल्यू पता चल गया तो x पावर n + 1/n+1। इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 2x प्लस 5 dx, इंटीग्रेशन 5t पावर 4 प्लस 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अब बोलो यहाँ dx की dt होगा, इसको सॉल्व कर लेना, इसको भी सॉल्व कर लेना, सब सॉल्व कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगा सॉल्व करोगे तो। नहीं तो इस तरह से सब लेगा, सब आता है, लेकिन वो कहेगा इंटीग्रेशन करने के लिए तुम डिफरेंशिएट कर दोगे, वहां डिफरेंशिएशन करना होगा इंटीग्रेट कर दोगे। नोट करो इसको बेटा आप लोग। और भी क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन a प्लस bx dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। हियर a एंड b आर कांस्टेंट, ध्यान देना a और b क्या है, कांस्टेंट हैं a और b। इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ए बी सी कॉन्स्टेंट है तो मन में इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन आएगा ax³ 3 प्लस bx² 2 प्लस cx, ax³ 3 प्लस bx² 2 प्लस cx, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखो ये 10 क्वेश्चन ये हो गए, ये 10 क्वेश्चन होमवर्क हो गए। अब कुछ और होमवर्क दे रहे हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा उसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। कुछ फंक्शन वाले भी दे रहे हैं। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हार्ड डिफरेंशिएशन का यूज़ कहीं नहीं है। वो मैथ में जब मैथ और स्टूडेंट जब मैथ में पढ़ेगा तो वहाँ तो विस्तृत मैथ भाई, वो तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस भी वहाँ करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उतना ही डिफरेंशिएशन फिजिक्स के लिए सीखना है जितना कि हम लोग को आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 11, देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन e पावर 4x
dx इंटीग्रेशन e पावर -3x dx, इसका एक इंटीग्रेशन -1/3 e पावर -3x, -1/3 e पावर -3x इंटीग्रेशन आएगा। इंटीग्रेशन 5 cos 5x dx, ये 5 बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे जिस मेथड से इंटीग्रेट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। समझ पा रहे हो कैसा क्वेश्चन है? डेफिनेट इंटीग्रेशन, साइन थीटा कंडीशन होगा माइनस कॉस थीटा, फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे, माइनस बाहर कर देंगे और कॉस थीटा पर क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 17, देन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी हम 20 होमवर्क इसमें भी दे रहे हैं, देख रहे हो, 20 होमवर्क टोटल। इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना है। ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 2 to 3, कैसा इंटीग्रेशन, लिमिट के साथ इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, लिमिट है 2 से 3 तक। नेक्स्ट इंटीग्रेशन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 dx फ्रॉम 0 to 5। नेक्स्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट c x क्यूब dx फ्रॉम x1 to x2। c कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 हो जाएगा। और उसके बाद से क्या कर देना होगा, लिमिट अप्लाई कर लेना होगा। ठीक है, तो हमको विश्वास है कि आप लोग इंटीग्रेशन का जो होमवर्क है, डिफरेंशियल होमवर्क है, मेहनत से इसको सॉल्व करोगे। जो दिक्कत होगा उसको जरूर डियर आप लोग पूछोगे।
पहले तो तरीका है कि जैसे कोई घर में मैथ ग्रुप का कोई स्टूडेंट्स है जो इसको अच्छी तरह से जानता है, तो उससे आप लोग डिस्कस कर लो, देखो भैया ये सब सही है कि नहीं है, ठीक है ना। नहीं कोई है तो फिर हमसे भी पूछ लो। तो इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगा ये पूरा डिफरेंशिएशन और पूरा इंटीग्रेशन, जिससे कि आगे फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो खूब बढ़िया से नोट्स में ही इसको आप लोग लिख लो, खूब बढ़िया प्रैक्टिस कर लो, एक रफ कॉपी निकालो, उस पर सब सॉल्व कर लो, और जब एकदम संतुष्टि मिल जाए कि ना एकदम हमारा सब सही है, तो और फेयर कॉपी जो आप लोग बनाए हो फिजिक्स का उसी पर सब लिखना है। जैसे डिफरेंशिएशन का भी आप लोग क्या करते हैं, उसका रिविजन करते रहें, नहीं तो डिफरेंशिएशन अगर भूल गया तो फिर आगे चल के फिजिक्स दिक्कत करेगा। अब अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात हम लोग की होगी फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ, जिसमें खूब ढेर सारे हम डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन, फिजिक्स वाले क्वेश्चन कराएंगे, और तब जाकर हम आ जाएंगे काइनेमेटिक इक्वेशन पर, और उसके बाद आ जाएंगे ग्राफ पर। ठीक है, थैंक यू।